हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं अस्थि शारीर। अब इसके अंतर्गत क्या है, अस्थि शारीर क्या है, क्या बताया आचार्यों ने, कितनी अस्थि बताई है सुश्रुत ने, चरक ने, पीटी से, सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मानव शरीर सप्त धातुओं से निर्मित होता है। इनका मतलब है कि जो मानव शरीर वो 7 धातुओं से मिलकर बना होता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उसी में से हम एक धातु देखेंगे जो कि अस्थि है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रस, असंग, मांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्रानी धातु। रस, यहाँ पे हमें अगर देखनी है अस्थि की उत्पत्ति, तो कि हमने पहले से एडिट लिखा हुआ है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा दिया होगा सर ने कि रसाद रक्तो ततो मांसम मांसम मेदो प्रजायते, मेरसो अस्थि ततो मज्जम मज्जम शुक्रम तु जायते। तो ये हमें जितने भी धातुएं हैं रस से लेकर शुक्र तक, सारी में हमें एक कॉमन श्लोक है, जो हमें अगर कोई श्लोक हमें याद नहीं आ रहा है तो हम ये वाला श्लोक लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अस्थि की उत्पत्ति क्या है। अस्थि अस धातु की इथिन प्रत्यय लगाने से बनता है। अब यह कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। हम करते हैं निरुक्ति, यानी अस्यते क्षिप्यते इति अस्ति, जिसे फेंका जाता है। अब किसे फेंका जाता है, यानी कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो अवशेष के रूप में हमें अस्थियां ही प्राप्त होती है। तो हम क्या करते हैं, अस्थि को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अस्यते क्षिप्यते इति अस्ति। ये निरुक्ति भी हमें याद रखना है, एमसीक्यू भी बनती है बहुत बार यहाँ से भी, तो हमें ध्यान में रखना है। जिसे फेंका जाता है उसे अस्थि कहते हैं। मृत्यु पश्चात शरीर की वह धातु जो अन्य धातुओं के नष्ट होने के पश्चात भी अवशिष्ट रहने पर नदियों में प्रवाहित कर दी जाती है, उसे अस्थि कहते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि सारी धातुएं नष्ट हो जाती है लेकिन अस्थि हमारी फिर भी वहां पर अवशेष रहती है। देन यहाँ पे आता है हमारे पास में अगला, अस्थि का स्वरूप। अब उसका स्वरूप कैसा है, ये यहाँ पे उसी को उन्होंने दिया कि अस्यते अस प्लस इक्थिन मांस अभ्यंतरे हाड़ इति, अर्थात मांस के अंदर नष्ट न होने वाली कठिन धातु को अस्थि कहते हैं। ये अस्थि के पर्याय हमें याद रखना कि किसे में कुल्यम अस्थिच, अस्थिगत के सहायक होने तथा शरीर को आधार प्रदान करने के कारण इसे कीकस एवं कुल्य भी कहते हैं। तो ये हमें रखना, ये हमारा फिर से एमसीक्यू आ गया है यहाँ पे कि अस्थि को इस कारण से कीकस और कुल्या भी कहते हैं। तो हमें यह रखना, शरीर को आधार और प्रदान करने के लिए, आधार और प्रदान करने के कारण, आधार यानी कि हमारे क्या है शरीर में, अस्थि ही तो है सब कुछ। अगर अस्थि निकाल दे तो क्या होगा, हमारा क्या मांस या फिर स्किन वगैरह, क्या मतलब एक जो ढांचा है बनाया हुआ है भगवान ने, हम बोलते हैं कि दो है, हाथ है, पैर है, ये सारी चीजें एक्चुअल नहीं रहेगी, मतलब डिफॉर्मेलिटी हो जाएगी। यहाँ पे फिर आते हैं हम उत्पत्ति, देन देखते हैं। तो हमें देखना है उत्पत्ति। तो यहाँ पे दो तीन चीजें, सार भाग, कीट भाग से अवशिष्ट हुआ धातु। आप वो फिजियोलॉजी का है तो वो सर फिजियोलॉजी में देखेंगे अपन। हम यहाँ पे सीधा सीधा देखेंगे कि बात क्या है। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि मेद धातु अपनी अग्नि से परिपक्व होकर पृथ्वी अग्नि संयोग से स्थिर खर होकर कठोर अस्थि की उत्पत्ति करती है। ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजियो में। ठीक, सुश्रुत ने कहा कि मेदसु अस्थि, मतलब कि वह अस्थि धातु की उत्पत्ति मेद धातु से होती है, यानी मेद से अस्थि धातु बनती। वाग्भट ने बताया रस संग मांस में दस्तु मज्जी शुक्रानी धातु। वाग्भट अस्थि धातु उत्पत्ति में धातु से, मानी ये सेम हो गया। फिर आते हैं अस्थि का स्वरूप। इसका स्वरूप क्या है, यहाँ पे देखो, अस्थि शरीर की सबसे कठिन स्थिर श्वेत धातु है जो कि मांस धातु का अवलोकन करती है। अस्थि धातु के मल इंपोर्टेंट है। कीट केस लोम अस्थि, यानी कि मल नख लोम, यहाँ पे लिखा हुआ है अस्थि धातु के मल नख और लोम होते हैं। ये है हमारा एमसीक्यू, ये हमें याद रखना है। हमारे पूछते हैं कि इसकी धातु के मल कौन से है, तो हमें ये याद रखना। श्यान, देन हम आते हैं सुश्रुत के ये वाले इस पे देखो, यहाँ पे लिखा है अस्थि धातु के मल नख और रोम होते हैं। भाव प्रकाश ने क्या माना, ये हमारे लिए एमसीक्यू वाली बात, यही हमसे बनती है, तो ये हमें इम्पोर्टेंट। ठीक, क्या मत और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि मेद धातु अस्थि अग्नि द्वारा पाक को प्राप्त होकर सार भाग से अस्थि धातु का निर्माण तथा मल भाग वायु से प्रेरित होकर शिरा मार्ग से अंगुलियों में पहुंचकर संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर रोम के रूप में विद्यमान। ठीक, ये हमारे इम्पोर्टेंट में इम्पोर्टेंट लोग आपको बताऊंगा, वही आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे आ गया धातु के दो शास्त्र, इसमें कौन तत्र अस्थि स्थिन वायु पित्तम तु स्वेद
रखते हो, यानी कि उसमें वायु दोष का। अस्थि में हमें पता है कि संधिशूल वगैरह जो होती है सारी वात वायु के कारण होता है। अस्थि की पंचभौतिकता तो यही। हमें एक सर्वम धातु पंचभौतिकत्वम, हमें वो याद रखना चाहिए। सृष्टि पंचमहाभूत से सिद्धांत अनुसार ये वही बात बता रहे हैं, इसमें इतना कोई है नहीं। तो यहाँ पर आया चरक ने क्या बोला, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। महाभूतानि खम वायु अग्नि क्षिति तथा, मतलब आकाश के स्वयं सिद्ध होने से तथा तदंतर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और महाभूत की उत्पत्ति हो। अन्योन्य अनुप्रविष्ट सिद्धांत के अनुसार, अब अन्योन्य अनुप्रविष्ट सिद्धांत के अनुसार महाभूतों के गुण अपने उत्तरोत्तर महाभूत के ऊपर स्थित प्रथम अंतिम पांच महाभूत के कारण से भूत महाभूत, यानी कि अन्योन्य अनुप्रविष्ट सिद्धांत क्या है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा पदार्थ में अन्योन्य अनुप्रवेश, जिसको हम भूतानुप्रवेश भी कहते हैं, ये वही है। यानी अब ये है क्या है आपको पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी महाभूत रहेगा उसका आधा, जो भी महाभूत का निर्माण होगी उसका आधा, जैसे वायु है, हमें वायु का निर्माण करना है, तो अब जो इसमें है, इसमें आधा जो रहेगा ये वायु का रहेगा, और जो आधे रहेंगे इसमें चार महाभूत रहेंगे। यहाँ पे हो गई हमारी अग्नि, वायु का हम करें, यहाँ पर आ गया हमारा आकाश, यहाँ पर आ गई पृथ्वी, और यहाँ पर आ गया जल, यानी कि आधे हिस्से में वो खुद और आधे हिस्से में वो दूसरा रहेगा। ठीक, तो ये भूतानुप्रवेश या अन्योन्य अनुप्रविष्ट सिद्धांत के अंतर्गत है, और आपको डिटेल आप पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब अस्थि के पंच भौतिकत्व निम्न प्रकार सिद्ध किया गया, यानी कि अब किसमें क्या और किस कारण से होती है, आकाश का क्या रोल है, वायु, तो हम सबसे पहले देखेंगे आकाश महाभूत अस्थियों में क्या काम करता है। ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है। ठीक, अस्थि का खोखलापन, पोरस और स्पॉन्जी जो रहती है अस्थि, वो नलिकाएं, हेवेसियन सिस्टम आदि, यानी आकाश महाभूत के कारण उत्पन्न होती है। पता होगा आपको, फीमर बोन अंदर से खोखली और पोरस स्पॉन्जी होती है, किस कारण से होती है, आकाश महाभूत से। फिर आती है ग्रोथ, वृद्धि कौन करवाता है, यानी कि एनाटॉमिकल चेंजेस, डेवलपमेंट, पुनरुत्पादन, रीजनरेशन, ये किसका काम है, वायु का काम है। उसके बाद हम आते हैं शेप और साइज का क्या काम है, तो अग्नि का काम कर रहा है, प्रमाण स्वरूप होता है। फिर अणु और परमाणु का एकत्रीकरण, जल महाभूत, यानी कि वो जो बने होते हैं, पता है कि हर एक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। एटॉमिक थ्योरी सबको पता हुआ है, तो ये वही यहाँ पे कौन करवाता है, तो वो काम कराता है जल। फिर आगे काठिन्य, हार्डनेस, कैपेक कैपेक्टनेस और गुरुता, ये क्या है, ये सारे कौन करवाता है, बचा क्या, पृथ्वी, तो ये सारी काम कौन करवाएगा, हमारा पृथ्वी। अब आते हैं हम अस्थि की परिभाषा, आखिर अस्थि है क्या, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, क्या है क्या नहीं, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। शरीर की वह स्थिर और कठिन धातु जो शरीर को अस्थि ढांचे का निर्माण अन्य अंग प्रत्यंगों को आकर आधार प्रदान करता है, अस्थि कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश का, स्टेबल हार्ड टिश्यू विच constitutes the skeleton framework and provides a base of the organs of the body is known as अस्थि। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा है, हमें यही बोलना चाहता है कि वो जो हम स्टेबल, हमारे शरीर में स्टेबिलिटी रहती है, हार्ट इशू रहते हैं, उसके हमें एक फ्रेमवर्क देता है, प्रोवाइड करवाता है शेप साइज और ऑर्गन के साथ, ऑर्गन ऑफ बॉडी के ऑर्गनों को, देन इसे हम अस्थि के नाम से जानते हैं। अस्थि की संख्या है, ये हमें देखना है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है ये हमारे। देखते हैं क्या है, अस्थियों की संख्या के संबंध में विभिन्न संप्रदायों आचार्यों के मतभेद है। ठीक है, क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो 360 बताई हुई, आचार्य ने मानव शरीर के अस्थियों चरक, कार्श्यप और वाग्भट, ये इन तीन की हम बात करेंगे। सबसे पहले ये क्यों, ये है हमारे पास चरक, इन्होंने बता दी 360 अस्थि। ठीक है, अब 360 अस्थियों का इन्होंने डिवाइस, हमें पता हम हर चीज का सड़ंग देखते हैं, अब इन्होंने डिवाइस किया, तो शिरा और ग्रीवा में 92, मध्य शरीर यानी ट्रंक में 140 और शाखा में आती है 120। ये आपके एमसीक्यू और यही आपके पीजी, यही आपको ध्यान रखना है, नोट से अलग से आप वहां लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गई 360। अब हमारी बात आती है सुश्रुत की। ठीक, किसकी बात आती है, सुश्रुत। तो सुश्रुत ने बता दी 300, उन्होंने 60 कम। अब उन्होंने क्या बताया थी, ऊर्ध्व जत्रुगत में 63, मध्य यानी ट्रोनिस हार्स, ट्रंक भाग में 1
17 और शाखाओं में 120, टोटल बता रही 300। ठीक, इनकी हम आगे भी गणना करेंगे कि किसने कितनी मानी, क्या नहीं माना, क्या है क्या नहीं, ये सारी यहाँ पे देखो इन्होंने बता भी दिया है कि भागों की अलग अलग गणना की है। उदाहरण स्वरूप परसू का रिब्स, आर्टिकुलर्स, फेसेट, हेड, ट्यूबरकल, पिंडिक पृथक मानकर शरीर के 1/36 अस्थि की गणना की है। वर्टिब्रा वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा की प्रोसेस को पृथक अस्थि मानकर शरीर के पृष्ठ भाग क्रमश आचार्य चरक ने 45 तथा सुषुम्ना में 30 अस्थियों की गणना की। तो ये हमें याद रखना, ये थी हमारा एमसीक्यू। अगर डीपली है तो, बाकी मॉडरेट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब कौन सी किसने क्या मानी, तो देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है। चरक ने अस्थि मान ली, दांत को 32, लूखल दंत उलूखल यानी सॉकेट उनके, नख मान लिए इनको, उनने उनको नख को भी उनने अस्थि में गिन दिया। और मॉडर्न ऐसा कुछ नहीं, मॉडर्न में तो सीधे सिंपल बॉडी है 206 ये होती है। उन्होंने कुछ तो किया होगा, सारी चीजें अभी यहाँ पे ये रटने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रटो आप, सिंपल। देखो यहाँ पे लिखा है सुश्रु शारीर स्थान अध्याय 5 में शरीर संख्या व्याकरण, आप देख सकते हैं ये रेफरेंस है। शरीर के अंतर्गत 300 अस्थियों की पृथक पृथक वर्णन किया है, कहाँ पे, वहां पे किया, कौन से शारीर स्थान अध्याय 5 में। ठीक, वहां पे आप जाके डिटेल देख सकते हैं। फिर आगे पाद अंगुल, पैर की प्रत्येक उंगली में 15 होती है, 5-5 कूच, ये सारी चीजें ये पूरा का पूरा एकदम डिवीजन है। ठीक है, तो ये डिवीजन हमको देख लेना है, पूछ लेते कभी कभी ऐसे कुछ काम का तो नहीं, पर लेकिन हाँ पीजी करना है जिसको वो कर सकते हैं। अब आते हैं अस्थि के टाइप। तो अस्थि के टाइप कितने होते हैं ये हमें इंपोर्टेंट श्लोक याद करना है। यहाँ पे लिखा है कि एतानि पंच विधानि भवन्ति तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी भवन, संज्ञान। ठीक, यानी कि कपाल अस्थि, रुचक अस्थि, वलय अस्थि, तरुणा अस्थि, नरका अस्थि, या क्रेनियल बोन एंड फ्लेड बोन कपाल अस्थि को बोल लेते हैं। वो कौन सी है, तेसाम जानु नितंब अंश गंड तालु शंख सिर सुकपालानी। तो ये हमें ये सारी चीजें याद रखनी है, हमें याद रखनी है ये सारी चीजें। अब एज इट इज ये पूरा वहां पे आता है कि अस्थि क्या है, अस्थि के प्रकारों का वर्णन की है। कभी कभी ऐसे क्यू में पूछ लेते हैं और कभी कभी एल क्यू में भी पूछ लेते हैं। और एमसीक्यू तो मैं बता ही रहा हूँ कैसे पूछेंगे क्या नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना। अब जैसे जानवा अस्थि पटेला हो गया, नितंबा अस्थि हिमबोन हो गया, अंश क्या होगा स्केपुला, गंडा अस्थि जाइगोमेटिक हो गया, तालु अस्थि पेलेटिन हो गया, शंखा अस्थि टेम्पोरल, फिर सिर कपाल में ये ललाट अस्थि, पार्श्व कपाल अस्थि, पश्च कपाल अस्थि, वहां पे फ्रंटल पेराइटल ऑक्सीपिटल तीनों चीजें अपने पास में है। ओके, देन सेकंड आती है रुचक अस्थि। रुचक अस्थि के अंतर्गत सारे जितने भी दांत है हमारे, कितने दांत है, 28, 32, 28, हाँ 28 होंगे अभी तो। कब आते हैं 32 यार, बताना मेरे को, तुम लोग बताना है 32 कब आते हैं, 18 साल की उम्र में कितना आते हैं, 25 के बाद कितने दांत और एडोन होते हैं, आफ्टर 25 कितने दांत एडोन होते हैं, ये सारी चीज आप देखो। फिर आते तरुणाष्टि, यहाँ पे देखो लिखा दांत और टीथ की गणना, किंतु आधुनिक विज्ञान के दांतों की गणना अस्थियों में नहीं है, बिल्कुल नहीं। तरुणाष्टि, तरुणाष्टि यानी कि सीधे सीधे कार्टिलेज की बात कर रही है। तो देखो आप यहाँ पे दिया, कोमल लचीले ओसिफिकेशन प्रक्रिया में दृढ़ता उत्पन्न होकर अस्थि की उत्पत्ति होती है। आधुनिक विज्ञान ने सामान्यतः अस्थियों को दो भागों में विभाजित किया है, यानी अस्थि बोन और तरुणास्थि यानी कार्टिलेज। तो अब बोन की बात करते हैं, बोन में क्या है, तो यहीं पे ओसिफिकेशन के परिणाम स्वरूप पूर्ण रूप से अस्थि का संज्ञा प्राप्त होती है। यानी कि जब ओसिफिकेशन होता है तो ओसिफिकेशन के दौरान पूर्ण रूप से जो अस्थि की संज्ञा को प्राप्त हो जाती है उसको अस्थि कहते हैं, और जब अगर वो पूर्ण रूप से नहीं होता है, कुछ डिफॉर्मिलिटी या कुछ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम तरुण अस्थि यानी कार्टिलेज। ओके, तो कार्टिलेज में क्या क्या आती है, एग्जाम्पल याद रखने, सारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहला आगे घ्राण, कर्ण, ग्रीवा, अक्षिकोष, सुअर, तरुणास्थ, यानी कि नेजल सेप्टम हो गया हमारा कार्टिलेज, एक्सटर्नल ईयर एंड एक्सटर्नल एंकोस्टिक मिएटस। ठीक है, स्वरियंत कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, कंठ नाड़ी कार्टिलेज ऑफ ट्रेक्लियर ट्रेकियल रिंग्स। फिर आगे हमारा अक्षिकोष यानी कार्टिलेज ऑफ ऑर्बिट, वलया अस्थि, ये हमें देखना है, जो कि वलय वलय बोल रहा है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर बोल। तो यहाँ पे लिखी हुई एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। पार्श्व पृष्ठकोण सुवलयानी, वक्ष पार्श्व पृष्ठ की अस्थियों का आकार शेप वलय रिंग सेमी सर्कुलर होने के कारण होता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास लास्ट अस्थि है जो कि है नलका अस्थि, शेष शेषाणी नलक संज्ञानी
ठीक है, यानी शेष अस्थि जो है वो कौन-कौन सी थी? यराग्ना, प्रगंडास्थि, ह्यूमरस, अंत प्रकोष्ठास्थि अल्ना हो गई, ग्रही प्रकोष्ठास्थि रेडियस होगी, उर्वस्थि हो गई हमारी फीमर, अंतजंघासी यानी टिबिया, बहिर्जंघासी यानी फिबुला। तो ये सारी चीजें हमारे पास में। फिर आधुनिक संख्या, आधुनिक जो मॉडर्न ने माना है अभी 206, वो कैसे मानी है? हेड और नेक में 29 मानी है, मध्य शरीर ट्रंक में 51 और बाकी 126। ठीक, अब उन्हीं का उन्होंने यहाँ पे दिया है। सीओग्र हेड और नेक में क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स 14 होती है। ये सारे एमसीक्यू हमें याद रखने, वैसे खैर ये तो सभी को पता होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फ्रंटल एक होती है, पेराइटल दो होती है। फ्रंटल सामने की ओर, पेराइटल यानी कि जहाँ पेरेंट्स हमें आशीर्वाद देते हैं। टेम्पोरल, हम ज्यादातर टेम्पोरल, हमें क्या है कि हर चीज की ट्रिक बनानी है। अब फ्रंटल यानी जो हमें सामने की ओर दिखा। पेराइटल यानी पेरेंट्स से आशीर्वाद देते हैं, वहां पे दो। और टेम्पोरल, टेम्पोरल से अपन यहाँ तात्पर्य ऐसे निकालो, टाइम पास। ज्यादातर टाइम पास कहाँ से करते हैं? कुछ सॉन्ग सुनते हैं ना अपन आजकल, सॉन्ग। अभी तो खाना खाते खाते तारक मेहता, या कुछ भी चीज हम ज्यादातर क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, सारी चीजें तो क्या करते हैं सबसे है ईयरबड्स वगैरह, हैंड फ्री वगैरह कहाँ लगाते हैं? टेम्पोरल। टाइम पास करने के लिए क्या चीज है? दो है, दो कान है, टेम्पोरल। याद रखो, हमें इस तरह से हमें ट्रिक बनाना है। ऑक्सीपिटल यानी बैक साइड में। एथेमोइड एक हो गया, स्फेनोइड हो गया एक। तो ये सारी चीजें हमें देखना है। ये सारी ट्रिक किसी किसी को तो ऐसे ही रह जाती है, किसी किसी को नहीं रहती है। हर चीज की ट्रिक बना लो, उसमें क्या है? ये गया इंकस स्टेपिस मेलियस, ये आपको पता है कहाँ पे, ये ओसिकल्स में। फिर फेसियल बोन, फेशियल बोन कहाँ पे होती है हमारी? ये देख लो आप, नेजल में दो होगी, मैक्सिली दो होगी, जाइगोमेटिक दो होगी, पेलेटिन दो हो गया, लेक्रिमल दो हो गया, इंफीरियल नेजल को का दो हो गया, मैंडिबल एक हो गया, वोमर दो हो गया, हायोइड एक हो गया। सारी चीजें अपने आयुर्वेद के अनुसार किसको क्या बोलते हैं ये भी याद रखना, नहीं तो वहाँ पे एमसीक्यू में पूछते हैं वो ऐसे दे देंगे। जाइगोमेटिक का आयुर्वेदिक में नाम है तो गंडास्थि, ये याद रखना है। ये सारी चीजें हमें विचित्र है हमारे लिए, हमें भी लगा था क्या है हायोड कंठास्थि क्या है ये सब। पर अब आयुर्वेद में आ गए हो तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हमें यहीं पे सब कुछ मिलेगा। प्यूबर्टी, सर्वाइकल, थोड़ेसिक, लुम्बर, सेक्रल, कोकिक्स, ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, इसमें कोई समझा रहा है। जब शाखाओं की अस्थि तो ये भी पता है। क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजस। तो अभी ये एक मेरे को एक अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, लाइब्रेरी में बैठा था मैं मेरी, और वहाँ पे पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट थे। तो ऐसा हुआ था कि क्लेविकल और स्केपुला दोनों की बातें चल रही थी, बात कर रहे थे वो स्टूडेंट। तो मैं वहीं बैठा था बाजू में, तो मैंने वो बोल रहे थे, मैंने सुना। तो वो बोले क्लेविकल कहाँ होती है? बोले बैक साइड में। और स्केपुला कहाँ होती है? बोले आगे की ओर। और ह्यूमरस कितनी होती है? बोले बस एक। और रेडियस होती है एक, अल्ना होती है एक, और कार्पल होती है एक। सॉरी, कार्पल होती है 8 बोले। तो और ऊपर से उन्होंने बोला, बोले एक एक। तो वो सारी चीजें तो ठीक है, पर उसने बोला सबसे पहली गलती उसकी, बोले क्लेविकल होती है बैक साइड में और इसके पुला होती है फ्रंट में। तो ऐसा मत करना आप। खैर वो पैरामेडिकल थे, ध्यान नहीं होगा, रहता है कुछ कुछ। मेरे को भी पहले फर्स्ट टाइम में जब ऐसा हुआ था तो मेरे को भी समझ नहीं आता था कौन सी चीज किधर है, क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये तो कॉमन सी चीज है। क्लेविकल, क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तो सब पता है। इसके पुला कहाँ है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फेलेंजस, हिप बोन, फीमर। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। और हिप बोन, हाँ, वहां पे फीमर, फीमर बता रही है वो हैंड के सबसे ऊपर, यानी जहां पर हमारी ह्यूमरस रहती है वहां फीमर बता रही थी। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत बार मैं देखता हूँ तो नहीं याद है तो सीधा मना करो, बोले मेरे को नहीं याद। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा है कि हाँ, और गलती हो जाती है एक्सेप्ट भी करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बहुत सारी चीजें गलत करता हूँ तो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? फिर पटेला, टीवी, ये तो आपको मॉडर्न नाम उनके आयुर्वेद नाम से रिप्लेस करके देखना है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको ये देखनी है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो रहते हैं, हाँ, लेकिन रहते हैं, नहीं समझ में आता है चीजें क्या है क्या नहीं। अब इसके पुला और क्लेविकल क्या है कहाँ नहीं है, तो ऐसे टोटल करके 126। तो ऐसा मत करना कि अगर आप कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, तो आप वहां पे प्रॉपर तरीके से किसी चीज को डिस्कस करेंगे, या जो भी आपको करना, जीडी करना है नहीं करना, अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़िया तरीके से करेंगे। हाँ, नहीं याद है तो पूछ लो, हमें नहीं पता, कोई शर्माने वाली बात है ही नहीं उसमें।
कुछ चीज़ें रहती हैं जो हम बहुत बार रहते हैं कि अरे मैं उठूँगा, मेरे को नहीं याद है, ऐसे बोलेंगे कि तेरे को तो याद ही नहीं है, तो वो गलत है। नहीं याद तो नहीं याद, उसमें क्या शर्माने वाली क्या ही बात है? नहीं याद तो नहीं याद, अगर आता तो हम यहाँ सीखने आते क्या? आता तो हमारे घर पे ही रहते। यहाँ पैसे दे के क्यों पढ़ना आते? घर पे नहीं रहते हमारे। इसलिए कोई चीज़ नहीं आती है तो पूछने में बिल्कुल भी शर्म होनी नहीं चाहिए। पैसे ही अपन इस बात के दे रहे हैं उनको, सिखाओ हमको। हाँ, वो बात अलग है कि नहीं पूछ पाते अपन, रहते हैं कुछ। तो उसमें क्या है, किसी जिससे अच्छी बने उससे पूछ लो, उसमें क्या है? अगर अपने क्लास में कोई अच्छा पढ़ने वाला है तो उससे जाके पूछ लो, उसमें क्या शर्म होने वाली बात? नहीं याद तो नहीं याद भैया, गलती एक्सेप्ट कर लो कि हाँ गलती हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है? मैंने देखा है बहुत सारे बेफालतू के आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।